जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज वालेकुम अस्सलाम सर। आज हम लोगों का लेक्चर 4 है। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर 3 के अंदर बात की थी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन टेस्टिंग, हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट एंड हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द क्वालिटी ऑफ द मूवमेंट। क्वालिटी ऑफ मूवमेंट को चेक करने के लिए फिर हम लोगों ने बात की थी अबाउट द एंड फील, व्हाट आर द नॉर्मल एंड फील्स, वी हैव डिफाइन इट। ठीक है, और फिर उसकी हमने टाइप्स पढ़ी थी कि नॉर्मल एंड फील के कितने टाइप्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर इज लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोगों ने बात करनी है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोलॉजिकल एंड फील। ठीक है, एंड वी हैव फर्दर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शन टेस्टिंग। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करना है, हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट मसल्स विद इन मसल साइनर्जी। हम एक मसल को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम अ मसल साइनर्जी। ठीक है, फिर रेजिस्टेड मूवमेंट्स के हम लोगों ने ग्रेड देखने हैं कि व्हाट आर द ग्रेड्स ऑफ द रेजिस्टेड मूवमेंट। हम रेजिस्टेड मूवमेंट जैसे हम लोगों ने बात की थी लास्ट टाइम के प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन टेस्टिंग में, हमने एक्टिव मूवमेंट करवानी है, पैसिव मूवमेंट करवानी है, जॉइंट प्ले मूवमेंट्स परफॉर्म करवानी है और फिर रेजिस्टेड मूवमेंट्स परफॉर्म करवानी है। तो ये जो रेजिस्टेड मूवमेंट होती हैं, ठीक है, ये इनके ग्रेड्स हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए मसल्स को कि मसल्स कौन से ग्रेड में होंगे तो क्या मतलब होगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट दिस इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, तो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ लेक्चर नाउ। कंटेंट की बात हमने कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल, pathological and fields. ठीक है, now a pathological and field is something that is different from normal and field, or we can say that any other and field that is not normal। ऐसी कोई भी एंड फील है जो कि नॉर्मल करेक्टर की नहीं है, उसको हम पैथोलॉजिकल एंड फील कह सकते हैं। अच्छा, लेट्स से ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे हमें कैप्सूलर एंड फील मिलनी है। ठीक है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे हमें कौन सी एंड फील मिलनी है? कैप्सूलर एंड फील मिलनी है। ठीक है, तो जो कैप्सूलर एंड अगर वहां पर हमें कैप्सूलर एंड फील की जगह कोई भी और एंड फील मिल जाए, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म मिल जाए, सॉरी, चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म मिल जाए, ठीक है, चाहे वो बॉनी एंड फील मिल जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि दैट इज अ पैथोलॉजिकल एंड फील। ठीक है, ये तो बात होगी कि टाइप अगर डिफरेंट है। फिर सेकंड इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हमें प्लेस, डिफरेंट प्लेस के ऊपर एंड फील मिल रही है। लेट्स से कि ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट जो मुझे एंड फील है वो मुझे पता है कि 180 डिग्री रेंज ऑफ मोशन के बाद फील होगी, फ्लेक्शन की। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर यही मुझे किसी कोई पेशेंट आता है और मुझे ये एंड फील, चाहे वो नॉर्मली क्यों नहीं है, अगर वो मुझे नॉर्मल ही कैप्सूलर ही एंड फील मुझे 140 डिग्री पर आए या 120 डिग्री पर आए, तो वो मेरे लिए क्या होगी? पैथोलॉजिकल होगी। ठीक है, मैंने उसकी कॉज के पीछे जाना है कि ऐसी कौन सी कॉज है जिसकी वजह से मुझे ये पैथोलॉजिकल एंड फील मिल रही है। तो बात की समझ आइए, एक टाइप की वजह से पैथोलॉजिकल एंड फील है और दूसरी क्या है? आपकी प्लेस की वजह से, पोजीशन कौन सी है, रेंज ऑफ मोशन कौन सी, मूवमेंट कौन सी है, किस डिग्री की मूवमेंट है जिसमें आपको एंड फील फील हो रही है। क्या वो नॉर्मल मूवमेंट है? ठीक है, नॉर्मल मूवमेंट की एंड है। ठीक है, या वो नॉर्मल मूवमेंट से कम पे एंड फील आपको फील हो रही है। सो यहाँ पर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड फील्स दे हैव डिस्कस्ड। कहते हैं जो स्कार टिश्यू होता है, इट विल प्रोड्यूस अ फर्म एंड लेस इलास्टिक एंड फील। ठीक है, अगर वो कहता है कहीं पर भी स्कार टिश्यू हो, ठीक है, और आप मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे हैं और ये स्कार टिश्यू जो है ये मूवमेंट को लिमिट करे, तो इसकी जो एंड फील होगी वो फर्म होगी, जस्ट लाइक अ लिगामेंटस फर्म। ठीक है, बट इट विल बी इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, दैट इलास्टिसिटी विल बी लेस। ठीक है, मीन्स टू से
whenever you are going to perform a movement and a scar tissue is limiting that movement, ठीक है, तो scar tissue limit करेगा just like a ligament, ठीक है, firm and feel देगा, ठीक है, a hard and feel type, but you feel an elasticity in that and feel के जब आप उसके ऊपर से अपनी फोर्स को स्लाइटली कम करोगे तो वो वापस रिटर्न करेगा, ठीक है, that elasticity will be small. Now मसल स्पैज्म को डिफरेंशिएट किया जा सकता है स्कार टिश्यू के से ऑन द बेसिस ऑफ द एंड फील, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर मसल की हम बात करें मसल स्पैज्म की, तो ये जो एंड फील हमें देते हैं यार ये सॉफ्ट एंड फील होती है, ठीक है, लेकिन इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द स्कार टिश्यू, ठीक है, मतलब मैं जिस लिमिट के ऊपर जाके मुझे मसल जो है वो सॉफ्ट एंड फील दे रहा है, ठीक है, जिस भी लिमिट पे मैं गया हूँ मुझे सॉफ्ट एंड फील दे रहा है, एक बात हार्ड किस्म की नहीं है, फर्म किस्म की नहीं है, मुझे सॉफ्ट एंड फील दे रहा है, जब मैं फोर्स को कम करता हूँ तो वो वापस मैक्सिमम पोजीशन रीगेन कर लेता है, ठीक है, जिस पोजीशन से मैं उसको लेकर गया था टूवर्ड्स द एंड फील, ठीक है, तो दैट इज द फैक्टर ऑफ द मसल स्पैज. नाउ शॉर्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, शॉर्ट कनेक्टिव टिश्यू इज जस्ट सिमिलर टू द स्कार टिश्यू, ठीक है, अगर कनेक्टिव टिश्यू कोई भी फेशिया है, कोई भी लिगामेंट है, कोई कोई भी बेटा कैप्सूल है, उसकी भी जो एंड फील होगी वो जस्ट लाइक स्कार टिश्यू होगी, फर्म एंड फील होगी और लेस इलास्टिक होगी, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज द बॉगी एंड फील, ठीक है, अब वो कहता है कि बोगी एंड फील क्या है कि अगर आपको मूवमेंट की नॉर्मल जो एंड फील है, मतलब लेट से जैसे मैंने पहले बात की थी कि ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की मुझे एंड फील आती है 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है, फ्लेक्शन में 180 डिग्री में मुझे अगर एंड फील आ रही है, अगर वो एंड फील जो है वो 140 डिग्री पर फील हो या बियॉन्ड 180 डिग्री फील हो, ठीक है, मतलब 230 डिग्री के ऊपर फील हो, ठीक है, और अ, उसमें जब आप एंड फील पर पहुंचने लगो, ठीक है, उसमें आपको रेजिस्टेंस फील हो, ठीक है, जब भी आप एंड फील पर पहुंचने लगो, जो पहले आ रही है 140 180 डिग्री से पहले आ रही है 140 डिग्री के ऊपर, आप उस एंड फील पर पहुंचने लगो तो आपको रेजिस्टेंस फील हो, ठीक है, और फिर जब आप नेक्स्ट एंड फील कोई लेट्स से उसमें एक सेकंड टाइप की आ जाती है कि बियॉन्ड 180 डिग्री पे अगर एक पेशेंट को एंड फील एक पेशेंट के एंड फील है इंट्राआर्टिकुलर स्वेलिंग की वजह से, तो वहां जाकर जब आपको एंड फील होने लगे तो वहां पर भी आपको रेजिस्टेंस फील हो सॉफ्ट सी, ठीक है, तो दैट इज अ फैक्टर ऑफ बॉगी एंड फील, ठीक है, और बॉगी एंड फील जो है दैट इज usually due to intra-articular swelling, ठीक है, means there is a सर ये trauma. नहीं समझ आया। अच्छा बेटा देखो, एक एंड फील जो नॉर्मल एंड फील है वो है 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है, अगर 140 डिग्री, एक दो सिनेरियोज हो सकते हैं, एक क्या सिनेरियो है कि एक एंड फील जो है 140 डिग्री के ऊपर आए, और दूसरा सिनेरियो क्या है कि एक एंड फील जो है वो 220 डिग्री के ऊपर आए, ठीक है, ये दोनों क्या होंगी, पैथोलॉजिकल एंड फील तो होंगी, दोनों यस सर। सिनेरियोज क्या है, पैथोलॉजिकल है, ठीक है. जी। अब वो कहते हैं जब 140 डिग्री के ऊपर आप पहुंच, ये जो पहला सिनेरियो 140 डिग्री पे, ठीक है, वो कहते हैं जब आप 140 डिग्री पर पहुंचने लगोगे तो आपको सॉफ्ट से रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक है, इस ये भी बोगी एंड फील है, ठीक है, ये पहला सिनेरियो भी बोगी एंड फील है, ठीक है, आपको रेजिस्टेंस मिलेगी लेकिन स्टॉप नहीं मिलेगा, ठीक है, कि आपको एंड फील स्टॉप हो, रेजिस्टेंस सॉफ्ट से रेजिस्टेंस फील होगी, ठीक है, 140 डिग्री के ऊपर आपको जी सॉफ्ट से सर। रेजिस्टेंस फील होगी, दैट इज अ बोगी एंड फील, ठीक है, आपको ओ। आनी चाहिए थी कैप्सूलर की, ठीक है, या आपको आनी चाहिए थी फर्म की, नेगेटिव फर्म आनी चाहिए या पॉजिटिव फर्म आनी चाहिए, ठीक है, या सॉफ्ट एंड जो है टिश्यू की अप्रोक्सीमेशन की आनी चाहिए या टिश्यू स्ट्रेच की आनी चाहिए, जो सॉफ्ट है या टिश्यू स्ट्रेच, ठीक है, ऐसे ही है ना, या हार्ड एंड फील आनी चाहिए, लेकिन हाँ ग्लिनोइमल जी जॉइंट सर। के ऊपर आपको नेगेटिव फर्म आनी चाहिए, लेकिन आपको क्या आ रही है, सॉफ्ट रेजिस्टेंस फील हो रही है, ठीक है,
कि जैसे जी टिश्यू अप्रोक्सीमेट कर रहा है, ठीक है। सॉफ्ट उसी की होगी ना जब टिश्यू अप्रोक्सीमेट करेगा, जैसे हमने सॉफ्ट एंड फील की करेक्टर्स पढ़े थे। जी। तो फर्स्ट सिनेरियो में 140 डिग्री के ऊपर अगर आपको सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन की फील आए तो डेट इज अ बॉगी एंड फील। अगर आपको 220 डिग्री के ऊपर, सेकंड सिनेरियो में 220 डिग्री के ऊपर अगर आपको सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन की फील आए तो डेट इज ऑल्सो अ बॉगी एंड फील, ठीक है। यस सर। थैंक यू। ठीक है, अच्छा। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज द स्प्रिंगी एंड फील। ठीक है, वो कहते हैं स्प्रिंगी एंड फील जो है दैट इज अ कॉमन करेक्टर ऑफ अ डिस्प्लेस्ड मेनिस्कस। ठीक है, डिस्प्लेस्ड मेनिस्कस। अब मेनिस्कस कहाँ पर होता है? यूजुअली नी जॉइंट में मेनिस्काई होता है, ठीक है। अब सर मेनिस्कस, स्लाइड नहीं शो रही। मेनिस्कस जो है वो आपके लंबर वर्टिब्रा में भी प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। जो मेनिस्कस हमारा नी जॉइंट में जो काम परफॉर्म करते हैं, मेनिस्कस हमारे नी जॉइंट में कुशनिंग का काम परफॉर्म करते हैं, वही मेनिस्कस हमारे लंबर स्पाइन में भी वही काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर मेनिस्कस जो है डिस्प्लेस्ड हो जाए, ठीक है, अपनी जगह से हिल जाए, ठीक है, तो उसकी आपको एंडफील जो मिलती है वो स्प्रिंगी एंडफील मिलती है, ठीक है। अब वो कहते हैं स्प्रिंगी एंडफील क्या होती है, ठीक है। वो कहते हैं स्प्रिंगी एंडफील जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, ठीक है। जब भी आप, वो कहते हैं कि बोन की मूवमेंट परफॉर्म करवाओगे, ठीक है, तो आपको स्प्रिंगीनेस मिलेगी, ठीक है। जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, कि जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे रोटेशन के साथ, ठीक है, तो इट विल, और जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो ये वापस आपको एक प्रॉपर थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे स्प्रिंग होता है ना, आप स्प्रिंग को जितनी फोर्स अप्लाई करते हो उतना ही वो आपके ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई करता है। जब आप उसकी फोर्स को जब आप अपनी फोर्स को खत्म कर देते हो, तो सेम टू सेम ये भी ऐसे ही है कि ये आपको स्प्रिंगी नेचर देगा। आप कंप्रेस करोगे, ठीक है, तो कंप्रेशन के बाद जैसे ही आप फोर्स को छोड़ोगे ये आपको रिएक्टिव फोर्स देगा। अपार्ट की जब आप इसको अपार्ट करने की कोशिश करोगे तब भी ये आपको स्प्रिंगी नेचर की तरह बिहेव करेगा, आपको रेजिस्ट करेगा, और जब आप फोर्स को छोड़ोगे तो ये वापस कंप्रेशन की तरफ आएगा, ठीक है। समझ आ रही है? दोनों केसेस हो सकते हैं ना, कंप्रेशन भी आ सकती है और अपार्ट भी हो सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज ऑफ एम्प्टी एंड फील। वो कहता है कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल जो एंड फील है, उस नॉर्मल एंड फील से पहले ही, ठीक है, पेशेंट ये कह दे कि आप इस मूवमेंट को चेक ना करें या आप एंड फील तक ना जाएं, और आपको आपकी मूवमेंट को स्टॉप करवा दे। मतलब आप एंड फील चेक करने के लिए रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करवाने जा रहे हो, ठीक है, आपने थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करवाई लेकिन पेशेंट कहता है नहीं नहीं मुझे यहाँ बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, छोड़ दें, ठीक है। मतलब आप अभी उसकी नॉर्मल एंड फील तक गए ही नहीं, ठीक है, और पेशेंट ने आपको पेन की वजह से छुड़वा दिया है, ठीक है, तो डेट इज एक्चुअली द एम्प्टी एंड फील, ठीक है। मीन्स यू हैव नो फीलिंग ऑफ एन एंड फील, ठीक है, आपको एंड फील का यस सर। आप चेक ही नहीं किया, ठीक है, तो डेट इज एन एम्प्टी एंड फील। और वो कहते हैं एम्प्टी एंड फील जो है ये स्क्वेयर मस्कुलर स्पैज्म की वजह से होती है, और स्क्वेयर मस्कुलर स्पैज्म ज्यादातर जो है वो ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ फ्रैक्चर, इफ देयर इज अ डिसलोकेशन, या इफ देयर इज एन एनी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अंडरगोइंग, ठीक है। तो तब जो मसल्स होते हैं वो आपके किस तरह एक्ट करते हैं? स्क्वेयर मसल स्पैज्म की तरह एक्ट करते हैं, और वो स्क्वेयर मसल स्पैज्म जो है वो एम्प्टी एंड फील आपको देते हैं, ठीक है, ड्यू टू पेन। यहाँ तक बात की समझ आ गई? यस सर। नाउ वी हैव टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन टेस्टिंग। हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो हम लोगों ने कंपोनेंट्स की बात की थी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक्टिव हैं, पैसिव हैं, ठीक है, जॉइंट प्ले मूवमेंट्स हैं, रेजिस्टेड मूवमेंट्स हैं, सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है। अब हमने बात करनी है कि व्हाट एक्टिव रोटेटरी मूवमेंट्स आर गोइंग टू टेल अस, ठीक है। वो कहता है कि एक्टिव रोटेटरी मूवमेंट्स दे आर गोइंग टू इंडिकेट द लोकेशन एंड टाइप ऑफ डिसफंक्शन एज वेल एज द severity, ठीक है। एक्टिव मूवमेंट जो है वो लोकेशन को भी बताएंगे, वो टाइप को भी बताएंगे डिसफंक्शन की, और वो उसकी severity को भी बताएंगे। अब
कैसे बताते हैं? लेट्स से एक पेशेंट आपके पास आता है पेन के साथ, ठीक है, आप उसको कहते हो एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म करो। तो क्या वो उस रीजन के ऊपर एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म कर पाएगा जिस रीजन में उसको पेन होगी? नो लेट्स सर। से लंबर नो स्पाइन में सर। उसको लंबर स्पाइन में उसको पेन है, यस लंबर स्पाइन में उसको पेन है, तो हम उसको कहें जी बेंडिंग करो या एक्सटेंशन करो, तो क्या वो कर पाएगा? एक्टिवली नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्लाइटली शायद वो कर भी पाए, फ्लेक्शन कर सके, एक्सटेंशन कर सके, बट obviously he or she will tell you about his symptoms कि जी मुझे ये सिम्टम आना शुरू हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको इंडिकेशन देगा लोकेशन की, ठीक है। फिर वो कहता है टाइप ऑफ डिसफंक्शन। अब टाइप ऑफ डिसफंक्शन हमें कैसे बताता है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि हमें कैसे एक्टिव मूवमेंट बताती है कि जी ये कौन सा टाइप का डिसफंक्शन है। क्या ये आर्टिकुलर डिसफंक्शन है, क्या ये नॉन आर्टिकुलर डिसफंक्शन है, ये मैं आगे चल के बताता हूँ। और लास्ट में क्या है, स्वेरिटी। अब एक पेशेंट जो है वो एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म करवाता है, लंबर फ्लेक्शन पूरी परफॉर्म करता है, लंबर एक्सटेंशन पूरी परफॉर्म करता है एक्टिवली, लेकिन जब वो परफॉर्म कर लेता है तो फिर वो कहता है कि मुझे सिम्टम्स आए हैं, ठीक है, बट दे आर कंट्रोलेबल। ठीक है कि मैं मूवमेंट परफॉर्म कर लेता हूँ लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इरिटेशन है। तो ये क्या बात होगी, ये माइल्ड हो गई बात की जी माइल्ड से सिम्टम्स है। स्वेरिटी की बात आ गई कि दैट इज अ माइल्ड कंडीशन। एक पेशेंट आपके पास आता है, वो 50% रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करता है, 50% उसको पेन है, ठीक है, 50% वो रेंज ऑफ मोशन, तो ऑब्वियसली आप मॉडरेट सेवेरिटी की तरफ जाओगे। और एक पेशेंट ऐसा आता है जिसके पास रेंज ऑफ मोशन कुछ भी नहीं है, वो जीरो रेंज ऑफ मूवमेंट परफॉर्म करता है, तो डेट इज अ सीवियर कंडीशन, ठीक है। तो एक्टिव रोटेटरी मूवमेंट्स आर गोइंग टू टेल अस ऑल दीज थ्री थिंग्स, ठीक है, समझ आ गई। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज द पैसिव रोटेटरी मूवमेंट, ठीक है। नाउ कहते हैं जो पैसिव रोटेटरी मूवमेंट्स हैं वो आपको क्या क्या बता रही हैं। कहते हैं पैसिव रोटेटरी मूवमेंट्स आपको बताती हैं क्वालिटी ऑफ एंड फील, ठीक है, क्वालिटी का, मूवमेंट का और एंड फील का, ठीक है। मतलब क्वालिटी ऑफ मूवमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन टिल द फर्स्ट स्टॉप, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप का सबको पता है, स्टार्टिंग पोजीशन से लेके फर्स्ट स्टॉप तक जो क्वालिटी है मूवमेंट की उसको बताया जाता है, वो बताता है पैसिव मूवमेंट के स्मूथ है, ठीक है, रिदम है, ठीक है, रेट है, सही है। और अल्टीमेटली लास्ट में आपको क्या बताया जाता है कि जी एंड फील क्या है आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप, ठीक है। अब वो कहते हैं जो पैसिव मूवमेंट्स होती हैं दे आर यूजुअली ग्रेटर देन द एक्टिव मूवमेंट्स। अगर आप एक प्रॉपर प्रिंसिपल के थ्रू उनको परफॉर्म करवा रहे हो, प्रिंसिपल क्या है पैसिव मूवमेंट के परफॉर्म करवाने का, कि पेशेंट एक्टिवली थोड़ा सा भी पार्टिसिपेट मत करे, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ परफॉर्मिंग पैसिव मूवमेंट। तो पैसिव मूवमेंट्स हमेशा एक्टिव मूवमेंट से ज्यादा होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जी जो रोटेटरी मूवमेंट्स हैं आप सबको पता है इनके दो टाइप्स हैं, यूनी एक्सियल होती है और मल्टी एक्सियल होती है, ऐसे ही है ना। यूनी एक्सियल वो होती हैं जो एनाटॉमिकल मूवमेंट्स होती हैं और मल्टी एक्सियल यूजुअली वो होती हैं जो फंक्शनल होती हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं ये जो यूनी एक्सियल आपने दोनों चीजें परफॉर्म करके देखना है। सिंपली ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर अगर आपने फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करवानी है, ठीक है, और साथ में कोई किसी कंबाइन और कॉम्बिनेशन में मूवमेंट परफॉर्म नहीं करवानी, तो आपको नहीं पता चलेगा कि अंडरलाइन क्या पैथोलॉजी है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप दोनों तरीकों से मूवमेंट्स को परफॉर्म करवाते हैं, पैसिवली भी और एक्टिवली, ठीक हो गया ना। वो कहते हैं कि पेनफुल आर, ये छोटी छोटी उन्होंने कंडीशंस बताई हैं। पेनफुल आर हमेशा बेटा रेंज ऑफ मूवमेंट या रेंज ऑफ मोशन के अंदर एक वो हिस्सा, वो पोर्शन रेंज ऑफ मोशन का, रेंज ऑफ मोशन पूरी मतलब 180 डिग्री, जीरो से लेके 180 डिग्री ऑफ ग्लिनोह्यूमरल फ्लेक्शन, जीरो से लेके 180 डिग्री तक। कहते हैं जीरो से लेके 180 डिग्री में अगर कोई भी एक पोर्शन ऐसा आ जाए जिसमें पेशेंट को पेन हो,
ठीक है, इससे पहले भी ठीक हो, इस रेंज ऑफ मोशन के पोर्शन से पहले भी ठीक हो, वो रेंज ऑफ मोशन के पोर्शन से आगे भी ठीक हो। ठीक है, जिस पोर्शन में पेन आ रही है उससे आगे भी ठीक हो, इससे पीछे भी रेंज ऑफ मोशन ठीक हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनफुल आर्क बोल। बेटा ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, क्योंकि अक्सर हमें इस बात को पता ही नहीं चलता कि पेनफुल आर्क क्या है। ठीक है, अक्सर मतलब बच्चे ऑब्जर्वरशिप के लिए जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए, तो उनसे पूछते हैं पेनफुल आर्क क्या है, तो वो पेनफुल आर्क सिंपली ये, हमेशा बेटा ये डेफिनेशन हमेशा यही रहेगी। ठीक है, नाउ कहते हैं कैप्सुलर पैटर्न इज, तो कहते हैं कैप्सुलर पैटर्न, तब आपका कैप्सुलर पैटर्न इंडिकेटेड होता है, या कैप्सुलर पैटर्न तब आपको मिलता है जब आपका पूरे का पूरा कैप्सूल इन्वॉल्व हो। ठीक है, तब आपको कैप्सूलर पैटर्न मिलता है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि जब आपके कैप्सूल का कोई भी एक हिस्सा अ, हो, ठीक है, तो वो भी कोई हॉस्पिटल का कोई एक हिस्सा भी वो कर सकता है। ठीक है, सर कैप्सूल की बात कर रहा हूँ। जी बेटा। सर तो फ्रोजन शोल्डर में फिर हम कैप्सुलर पैटर्न चेक करते हैं। फ्रोजन शोल्डर में बेटा डिपेंड करता है स्टेज कौन सी है। देखो उसमें ना स्टेज बाय स्टेज विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना कैप्सूल टाइट होता है। पहली जी स्टेज में उसका पोस्टीरियर कैप्सूल टाइट होना शुरू होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका इंफीरियर कैप्सूल टाइट होता है, और फिर उसका एट द एंड रेंज एंटीरियर कैप्सूल टाइट होना शुरू हो जाता है। मतलब ये पूरे का पूरा कैप्सूल टाइट हो जाता है आफ्टर 3 स्टेजेस। ठीक है, तब इसको हम कहते हैं कैप्सूलर पैटर्न। ठीक है, शुरू में अगर हमारे पास फीलिंग आ रही है कि जी कैप्सूलर टाइटनेस की वजह से कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, ठीक है, तो वो कैप्सूलर पैटर्न नहीं है, सिर्फ एक कैप्सूल की किसी एक पोर्शन की टाइटनेस। ठीक है। जी सर। अच्छा, कैप्सूलर पैटर्न भी देखो बेटा, कॉजेज कैप्सूलर पैटर्न की भी वही होती है कि जी कैप्सूलर पैटर्न की कॉजेज क्या है, कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, कहीं पे सर्जरी हुई है, सही है, कॉन्टिन्यूसली एक पोजीशन में रहा तो कैप्सूलर पैटर्न डेवलप हो। तो कैप्सूलर पैटर्न एक्चुअली डेवलप इस वजह से हो रहा है जब कैप्सूल के एक एक पोर्शन जो है वो ऐसा ऐसा क्या हो रहे हैं, ट्रोमाटाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, और ट्रोमाटाइज्ड होने की वजह से वो टाइट होना शुरू हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात की। सर जी बेटा। सर ये पेनफुल आर्क एक बार तो रिपीट कर दीजिएगा सर। अच्छा, पेनफुल आर्क रेंज ऑफ मोशन में, जैसे ग्लिनो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन है 0 से लेके 180 डिग्री तक। ठीक है, तो रेंज ऑफ मोशन के किसी भी पोर्शन के अंदर, कह लो 60 से 80 तक, 60 से 80 का जो पोर्शन है, या 60 से 140 का जो पोर्शन है, या 140 से जो 140 से 180 का पोर्शन है, इसमें वो कहता है कि अगर आपको किसी भी पोर्शन में पेन फील होना शुरू हो जाए, इस पोर्शन से नीचे भी बेहतरी हो, इस पोर्शन से ऊपर भी ठीक हो, मतलब इस पोर्शन से ऊपर भी आपको कोई पेन ना हो, इस पोर्शन से नीचे भी अगर आपको कोई पेन ना हो, तो इट मीन्स दैट इज द पेनफुल आर्क सर। पेनफुल आवर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नाउ the most important thing about this lecture is the difference between the contractile and non-contractile dysfunction। ठीक है, contractile means के article contractile means non-articular। ठीक है, और non-contractile means articular। बात की समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं कि डेट इज द कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, और जबकि आर्टिकुलर को हम बोलते हैं कि डेट इज द नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में हम लोग सिर्फ मसल को ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग किसी और चीज को नहीं डाल रहे अंदर। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको चाहे सिर्फ ऐसे याद कर लो कि कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन से आपको याद रहेगा कि मसल, ठीक है, और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन से आपको याद रहेंगे आर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ आ गई बात की, या नॉन जी कॉन्ट्रेक्टाइल सर। कंपोनेंट्स याद है? यस सर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मसल्स की, कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन की।
बेटा हमेशा बात याद रखना, जब मसल को इंजरी होती है, तो जब जब भी मसल को इंजरी हो, मसल शॉर्टनिंग के वक्त पेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जब वो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तब वो पेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और जब वो पैसिवली स्ट्रेच हो रहा हो तब वो पेन प्रोड्यूस करता है। बेटा बात ध्यान से सुनिए, जब भी मसल को इंजरी हो, ठीक है, तो पहली बात क्या होती है कि जब मसल एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करे तब उसको पेन हो, जब मसल पैसिवली स्ट्रेच हो तब उसको पेन हो। ठीक है। अब आप सबको पता है, हमने सब लोगों ने सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर पढ़ा हो। अब आप इसको आपको रीजनिंग देने जा रहा हूँ। सबने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है सार्कोमेयर का। हमें पता है जब भी कॉन्ट्रेक्शन होनी है, आपके कैल्शियम आयंस अंदर दाखिल होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कैल्शियम आयंस को रिलीज करना शुरू करेगा, एंड सो ऑन, क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे, एंड सो ऑन। ये जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कि ये कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन है, जब भी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि जब ये एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, तो अगर यहाँ मसल में इंजरी हो तो क्या एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे स्लाइडिंग मैकेनिज्म में? बताओ बच्चों। नो सर। नो सर। ऑब्वियसली नो। ठीक है, वो जो इंजर्ड पोर्शन होगा वो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स को स्लाइड नहीं करने देगा, सार्कोमेयर को उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करने देगा, और वो पेन सिग्नल्स देना शुरू कर देगा। ठीक है। तो एक तो हमारी ये बात हो गई लॉजिकल कि जी जब भी मसल में एक्टिव कॉन्ट्रेक्शन होती है और अगर मसल को इंजरी हो तो वो एक्टिव कॉन्ट्रेक्शन पेनफुल हो जाएगी। ठीक है। समझ आ गई बात की? जी सर। सेकंड बात है कि जी जब जो आपका मसल है उसको पैसिवली स्ट्रेच किया जाए तब उसको पेन हो। ठीक है। अब वो कहते हैं पैसिवली कैसे स्ट्रेच किया जाता है मसल को। ठीक है। लेट्स से जब या पैसिवली पेन कैसे होती है मसल, हम जब एक हमें पता है कि जब भी कोई इंजरी होती है तो हमारे मसल में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में चला जाता है या शॉर्टनिंग स्टेज में चला जाता है। होती है ये कैपेबिलिटी। यस सर, ठीक है, होती अपने है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो जब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शॉर्टन स्टेज में गया है और मैं उसको पैसिवली इलोंगेट कर रहा हूँ, उसको क्या कर रहा हूँ, पैसिवली इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब पैसिवली मैं उसके एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स में जो क्रॉस ब्रिजेस अटैच्ड हैं मैं उनको पैसिवली ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनर्जी से नहीं मैं ब्रेक कर रहा, मैं पैसिवली उनको ब्रेक कर रहा हूँ, तो डेट विल ऑल्सो कॉज पेन, कि नहीं? यस सर, होगा पेन। जी सर। ठीक है। सो बोथ ऑफ दिस थिंग्स आर बिकम लॉजिकल के जब मसल के अंदर एक्टिव कंट्रैक्शन होगी तो मसल में पेन होगी, जब मसल में पैसिव स्ट्रेचिंग होगी तो मसल में पेन होगी। हाँ जी। अब बात क्या है, अगर मैं मसल को पैसिवली शॉर्टनिंग की तरफ लेकर जाऊं, किसकी तरफ लेकर जाऊं, पैसिवली शॉर्टनिंग की तरफ लेकर जाऊं, तो मसल में पेन नहीं होगी बच्चों। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं एक नेचुरल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा हूँ। नेचुरल मैकेनिज्म क्या है? इंजरी होती है मसल को तो वो शॉर्टनिंग की तरफ जाता है, वो अपने आप को प्रोटेक्शन की तरफ लेकर जाता है। तो अगर मैं उसको फर्दर शॉर्टन कर दूंगा तो मसल को पेन नहीं होगी। ठीक है। मसल को पेन कैसे हो रही है? जब वो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पैसिव कॉन्ट्रैक्शन से पेशेंट को पेन नहीं होगी। बेटा बड़ा डिफरेंस है एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन में पैसिव कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है। पैसिवली मूवमेंट परफॉर्म करवाना इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन।
बच्चों यहाँ तक बात की समझ आई है, फिर मैं अगली बात करता हूँ। सर जी सर आपने बताया पैसिव कॉन्ट्रैक्शन में नो पेन, तो सर पैसिवली भी तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पेन तो आनी चाहिए ना, एक्टिवली तो नहीं यही आ तो रही। बात यही तो बात है पुत्र तो कि सर फिर जो एक्टिव स्ट्रेचिंग में भी पेन नहीं आएगी, मतलब ऑपोजिट सिस्टम है, और पैसिव स्ट्रेचिंग में पेन आएगी। एक्टिव स्ट्रेचिंग में देखो, एक्टिव स्ट्रेचिंग कैसे होगी? एक्टिव स्ट्रेचिंग तो पॉसिबल सर ही नहीं है मतलब, ना। एक मसल के लिए एक्टिव स्ट्रेचिंग क्या होती है? जब मेरा एंटागोनिस्ट मसल मूव करेगा तभी है ना। ऐसे ही है ना। लाइक जी, मैंने बाइसेप की स्ट्रेचिंग करवानी है, ठीक है, हाँ जी, तो मैं किसको कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा? ट्राइसेप को एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा। हाँ जी, सही है ना। तुम मैं तो बाइसेप को चेक कर रहा हूँ, मुझे ट्राइसेप से क्या लेना देना? बात समझ आइए, इसलिए हम एक्टिव स्ट्रेचिंग की बात नहीं करते। ठीक हो गया। हम बात करते हैं एक पैसिव स्ट्रेचिंग की, एक हमने बात की एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन की। फिर मैंने आपको जो बात समझाने की बात की है वो है पैसिव कॉन्ट्रैक्शन। तो पैसिव कॉन्ट्रैक्शन में पेशेंट को पेन नहीं होगी, क्योंकि मैं वो मैकेनिज्म फॉलो कर रहा हूँ कि जो एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि जब भी मसल को कोई इंजरी होती है तो मसल क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किस में चला जाता है? शॉर्टनिंग पोजीशन में चला जाता है। ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कि फर्दर इंजरी ना हो। ठीक है। जी बच्चों, बात की समझ आई है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट लेक्चर में सुननी है, जो जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और जितने भी सो रहे हैं, इन सब से मैं इसीलिए बड़े आराम आराम से ये बात समझा रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए। ठीक है। दिस इज द बेस कि जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मसल को किस तरीके से मैंने जज करना है, और एक्स्ट्रा नॉन आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को मैंने किस तरीके, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स को मैंने कैसे डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब बाकी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है, जॉइंट प्ले की आप कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करवा लोगे तो कॉन्ट्रेक्टाइल अगर डिसफंक्शन होगा तो उसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होगी जॉइंट प्ले मूवमेंट। ये बात ठीक है या नहीं ठीक? बच्चों, Yes, sir. Yes, ठीक sir, है ठीक है, सर, ठीक है क्योंकि सर मसल इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वो सर, जॉइंट क्योंकि के लिए हम पैसिफिकली केयर। परफेक्ट करवा रहे हैं। यस, हमारे मसल जो है वो, देखो ना, मसल की इंजरी है। अब मसल की इंजरी का जॉइंट प्ले से क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं। अगर तो वो पर्टिकुलरली मसल की इंजरी है और उसमें जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तब की बात है कि जॉइंट प्ले मूवमेंट जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? सिम्टम फ्री होंगी और पेनलेस होंगी। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है, दैट इज द रेजिस्टेड मूवमेंट। रेजिस्टेड मूवमेंट आप जब भी करवाएंगे कॉन्ट्रेक्टाइल डिस्फंक्शन में, जब मसल्स इन्वॉल्व होंगे, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेड मूवमेंट्स पेनफुल होंगे, और टका के पेनफुल होंगे। ठीक है। समझ आ गई बात की? क्योंकि रेजिस्टेड मूवमेंट्स ऑब्वियसली परफॉर्म ही कौन कर रहा है? कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए ये करेक्टर्स किसके हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब बात करते हैं नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल डिस्फंक्शन। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल डिस्फंक्शन में आप एक्टिव मूवमेंट करवा के देख लो, आप पैसिव मूवमेंट करवा के देख लो, रेंज ऑफ मोशन में एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों मूवमेंट एक ही लिहाज से रिस्ट्रिक्टेड होंगी, एक ही लिहाज से पेनफुल होंगी। ठीक है। मैंने क्या बात की है? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल डिस्फंक्शन में जब आप एक्टिव और पैसिव मूवमेंट परफॉर्म करवाते हो तो रेंज ऑफ मोशन में एक ही पॉइंट के ऊपर, लेट्स से ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में 180 से लेके 180 डिग्री है रेंज ऑफ मोशन। मैंने एक्टिव मूवमेंट, पेशेंट ने एक्टिव मूवमेंट की तो उसको 60 डिग्री के ऊपर पेन आई और उसकी मूवमेंट जो है वो लिमिट हो गई। मैंने पैसिव मूवमेंट करवाई तब भी उसकी 60 डिग्री के ऊपर पेन आई और उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई।
तो ये दोनों चीजें किसको इंडिकेट कर रही हैं? Non-articular dysfunction. नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल Articular. डिसफंक्शन। बेटा नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। याद सिर्फ नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल के लिहाज से करना है, आर्टिकुलर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर को छोड़ दो चाहे, ठीक है? कॉन्ट्रेक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट के लिहाज से करना, ठीक है? यहाँ तक ये इस बात की समझ आ गई है? Yes, sir. Yes, या sir. कहते हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्योंकि लेट्स से कैप्सूल है, ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर है। अब कैप्सूल ने टाइट हो गया है, तो कैप्सूल के ऊपर चाहे एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म करवा लो चाहे पैसिव मूवमेंट परफॉर्म करवा लो, कैप्सूल ने तो पुत्र एक ही जगह से स्ट्रेच होना है ना, ऐसे ही है ना? जी sir. ठीक है, Yes, sir. तो कैप्सूल ने जहां से भी स्ट्रेच होना है, चाहे वो एक्टिव मूवमेंट में स्ट्रेच हो चाहे वो पैसिव मूवमेंट में, कैप्सूल ने एक ही पॉइंट पर जाके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना जहां पर उसकी इंजरी हुई हुई कैप्सूल। समझ आ गई बेटा? ठीक है, Yes, तो sir. नॉन जी कॉन्ट्रैक्टाइल सर। डिसफंक्शन का पहला करेक्टर है एक्टिव और पैसिव मूवमेंट विल बी लिमिटेड एंड प्रोड्यूस सिम्टम्स एट सेम पॉइंट इन द रेंज ऑफ मोशन, ठीक है? इन द सेम डायरेक्शन, रिस्ट्रिक्टेड भी सेम डायरेक्शन में होंगे। एक्टिव मूवमेंट अगर फ्लेक्शन में हो रही है तब भी, पैसिव मूवमेंट फ्लेक्शन में हो रही है तब भी, ठीक है? सेकंड बात क्या आ जाती है कि जो जॉइंट प्ले मूवमेंट्स हैं, ऑब्वियसली अब जॉइंट प्ले मूवमेंट्स हैं तो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन है। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन अगर है तो इसका मतलब क्या है कि हर वो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो सकता है जो मसल नहीं है। अब कैप्सूल भी इन्वॉल्व हो सकता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लिगामेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जब आप जॉइंट प्ले टेक्निक अप्लाई करोगे तो ये तमाम स्ट्रक्चर स्ट्रेच होते हैं जॉइंट प्ले टेक्निक से। Yes. Yes, यस, sir. यस सर। तो जब ये स्ट्रेच होंगे तो ये पेन कॉज करेंगे। तो जॉइंट प्ले टेक्निक्स या जॉइंट प्ले मूवमेंट्स आर ऑलवेज पेनफुल, ठीक है, इन नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन। Okay. नेक्स्ट बात आ जाती है रेजिस्टेड मूवमेंट की। अब रेजिस्टेड मूवमेंट का जॉइंट नॉन आर्टिकुलर स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं। रेजिस्टेड मूवमेंट का लेना देना है सिर्फ मसल के साथ, ठीक है? रेजिस्टेड मूवमेंट का आपके जॉइंट के स्ट्रक्चर के साथ कोई लेना देना नहीं। ये लिख लें बात, हमेशा बात याद रखें, कोई भी रेजिस्टेड मूवमेंट में पेशेंट को पेन आ रही है तो दैट इज अ मसल, कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है? तो इनमें जो जॉइंट प्ले, जो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसमें रेजिस्टेड मूवमेंट्स हमेशा क्या होंगी? सिम्टम्स फ्री होंगी, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं मिले, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट अ मसल spasm from a muscle shortening। हम दो चीजों को डिफरेंशिएट करना जा रहे हैं, मसल स्पैज्म को फ्रॉम मसल शॉर्टनिंग। Sir. जी बेटा। सर जो रेजिस्टेड मूवमेंट्स हैं उसमें जस्ट आइसोमेट्रिक के अंदर जो है वो नॉन कंट्रेक्टाइल जो है वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा ना, जो आइसोटोनिक में तो आएगा ना, क्योंकि मूवमेंट तो हो रही है लेंथ वाइज। रेजिस्टेंट मूवमेंट्स ऑब्वियसली देखो ना, जब आपकी रेजिस्टेंट मूवमेंट, हम आइसोमेट्रिक की बात करेंगे तो ये तब की बात होगी। रेजिस्टेंस हम दे रहे हैं, ठीक है, एक ही पोजीशन पर रखते हुए, ठीक है? तो मसल के अंदर कोई भी जॉइंट के अंदर कोई भी इशू होगा तो वो आपको रेजिस्टेंट मूवमेंट पेनफुल नहीं मिलेगी, ठीक है ना? यस सर। लेकिन जो आपकी ऑब्वियसली जहां पर मूवमेंट आ रही है, या वो तो मूवमेंट आना शुरू होगी ना, रेंज आप मूव कर रहे हो, जॉइंट को मूव करवा रहे हो, ठीक है? मसल के साथ साथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मसल कॉन्ट्रेक्शन ऑब्वियसली जॉइंट की मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। अगर वो जॉइंट की मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें पेन आ रही है, ठीक है, तो दैट कैन बी अ मसल और दैट कैन बी अ जॉइंट, ठीक है? इसलिए कोशिश ये करते हैं कि रेजिस्टेंट मूवमेंट आपने हमेशा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन की चेक करना है, ठीक है? ओके सर।
नाउ अच्छा, हम डिफरेंशिएट करने जा रहे थे मसल स्पैज्म को फ्रॉम अ मसल शॉर्टनिंग। मसल स्पैज्म में अब आपको मैंने पहले बात की थी कि मसल स्पैज्म क्या होता है और कनेक्टिव टिश्यू की शॉर्टनिंग क्या होती है। हमने बात की मसल स्पैज्म जो है वो इलास्टिक एंड फील देता है और सॉफ्ट एंड फील देता है, ठीक है। सॉफ्ट एंड फील देता है और इलास्टिक एंड फील देता है। लेकिन जो आपका शॉर्ट मसल है, ठीक है, वो आपको कौन सी एंड फील देगा? वो आपको फर्म एंड फील देगा, जस्ट लाइक अ स्कार टिश्यू और अ शॉर्ट कनेक्टिव टिश्यू। वो आपको कौन सी एंड फील देगा? एक स्कार टिश्यू की एंड फील देगा, ठीक है, जो कि लेस इलास्टिक होगी, ठीक है, और फर्म होगी, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि मसल स्पैज्म क्या है और मसल शॉर्टनिंग क्या है। मसल स्पैज्म एक टेम्पररी चीज है या ऐसी चीज है कि जो कि ट्रीट ना की जाए तो वो अल्टीमेटली मसल शॉर्टनिंग को प्रोग्रेस कर जाएगी। बच्चों, बात की समझ आ रही है? मसल स्पैज्म क्या है? एक टेम्पररी रिएक्शन है किसी भी चीज का, चाहे वो नर्व इंजरी हो, ठीक है, नर्वस ब्रेकडाउन हो, चाहे वो ट्रॉमेटिक इंजरी हो, उसकी वजह से मुझे एक रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज अ मसल स्पैज्म। लेकिन अगर मैं इसको ट्रीट नहीं करूंगा तो ये अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाएगा? शॉर्टेंड मसल में चेंज हो जाएगा। और मसल शॉर्टनिंग में टाइम लगता है। मसल शॉर्टनिंग 1 या 2 दिनों से नहीं हो सकती। मसल शॉर्टनिंग जो है दैट इज द मोर परमानेंट स्टेज, ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी ना मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर्स की, ठीक है, या सूडो मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर्स की, ठीक है, दैट इज एक्चुअली ड्यू टू शॉर्टेंड टिश्यूज, ठीक है। Yes, जी sir. बच्चों, समझ आई? यस सर, समझ आ गया। Yes, sir. नाउ सर वो जो लेट्स ट्रिगर पॉइंट बनते हैं जहाँ पर वो गुच्छे से बन जाते हैं आपके वो मसल्स फाइबर्स नहीं के, बेटा, तो अच्छा, वो मसल शॉर्टनिंग में आएगा। नहीं नहीं बेटा, वो इट इज समथिंग एल्स, ठीक है। वो एक्चुअली ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे बैंड्स होते हैं जो कि हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हम उनको ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है, सही है। मसल्स के अंदर ऐसे मसल्स जो हाइपर मसल फाइबर जो ऐसे फाइबर्स हों जो हाइपर एक्टिव रहें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर पॉइंट। वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो जब कहीं मैं आप लोगों को रीजन्स पढ़ाऊंगा ना, तब उसमें मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। अभी हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर लें, मतलब आपने इसको इसमें इंक्लूड नहीं करना ट्रिगर पॉइंट, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। जी। अच्छा, नाउ कहते हैं जो रेजिस्टेड मूवमेंट होती है उसमें आपके पास टोटल 4 ग्रेड्स होते हैं। हमें तो पता चल गया जी रेजिस्टेड मूवमेंट पेनफुल है। लेट्स से मैंने एक पेशेंट को रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक मूवमेंट करवाई और उसकी वो पेनफुल आ गई। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज है? ये क्या इज 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 देयर एनी न्यूरोलॉजिकल इशू? इज देयर एनी मेजर इंजरी टू अ मसल? इज देयर एनी माइनर इंजरी टू अ मसल? ये क्या है भाई? तो कैसे पता चलेगा? अब सीरियस, आप सबको सुना होगा सीरियस मोबिलाइजेशन, ठीक है। सीरियस ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं कि आपने इंटरप्रेट कैसे करना है रेजिस्टेड मूवमेंट। वो कहता है कि अगर तो आपकी रेजिस्टेड मूवमेंट पेनफुल है, ठीक है, लेकिन पेनफुल के साथ साथ क्या है? पावरफुल भी है, स्ट्रांग भी है। बात की बेटा समझ आ रही है बच्चों? मैंने रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक मूवमेंट करवाई, पेशेंट होल्ड भी किए हुए है मेरी रेजिस्टेंस को, होल्ड भी किए हुए है, लेकिन साथ में कंप्लेंट भी कर रहा है पेनफुल की। इट मीन्स कि देर इज अ माइनर लीजन ऑफ अ माइनर सा लीजन है, ठीक है, मसल का। कौन सा लीजन है? माइनर सा लीजन है। इंटैक्ट है बच्चों बात मोस्टली की सर। मतलब इंटैक्ट है, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली जी। उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है, ठीक है, जी। उसकी स्ट्रेंथ में कोई इशू नहीं आया, लेकिन उसको पेन है, ठीक है, तो दैट इज अ माइनर लीजन। सेकंड क्या इंटरप्रिटेशन है कि पेनफुल के साथ साथ क्या हो जाए? वीक हो जाए, मतलब वीक भी है, ठीक है,
मैनुअल मसल टेस्टिंग में ग्रेड 2 शो हो रहा है, ठीक है, और साथ में क्या है, पेनफुल भी है। तो इट मीन्स दैट कि ये मेजर लीजन है मसल का। अब मसल इंटैक्ट नहीं रहा, अब मसल में कोई मेजर इंजरी है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन इज इफ देयर इज अ पेनलेस एंड वीक मसल। पहले हम बात कर रहे थे पेनफुल की और वीक की, ठीक है, कि पेनफुल भी है और वीक भी है। तो इसका मतलब क्या है कि मसल के अंदर कोई इश्यू है। जब वो कहता है कि पेनलेस की बात आ जाती है ना, पेनलेस है और वीक है, तो तब मतलब क्या है कि दैट इज अ न्यूरोलॉजिकल लीजन। मतलब पेरिफेरल नर्व इंजरी है, मेरी रिस्ट ड्रॉप कर गई है, खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट की रिस्ट ड्रॉप कर गई है, तो रिस्ट ड्रॉप क्या है, वीकनेस है, लेकिन क्या उसमें पेन होगी? नो सर। नहीं होगी सर जी। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज न्यूरोलॉजिकल लीजन। सर या फिर अगर जी जी बेटा। सर न्यूरोलॉजिकल में हमारे पास नमनेस वगैरह आती है ना, टिंगलिंग सेंसेशन, पेन ज्यादा नहीं आती, मतलब इस वजह से। हाँ मतलब मैं रेजिस्टेड मूवमेंट के लिहाज से बात कर रहा हूँ, मैं वो अच्छा आम पेन, जनरल पेन की बात नहीं कर रहा। मैं कि जी रेजिस्टेड मूवमेंट में कोई पेन आए, ठीक मैं ठीक। उसको पेशेंट को कहूँ जी तुम रेजिस्टेड मूवमेंट करो, ठीक है, और तब उसको कोई पेन आए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, यस ठीक सर। है बच्चों। अच्छा, जी सर। नेक्स्ट थिंग इज पेनलेस एंड स्ट्रॉन्ग। जब रेजिस्टेड मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो और पेनलेस हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपका मसल में कोई इश्यू नहीं है, आपका मसल बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक हो गया सर जी बेटा। सर ये जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती हैं सर, ये एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरह से मूव हो सकती हैं या सिर्फ पैसिवली मतलब मूव करवा सकते हैं हम लोग? नहीं, रेजिस्टेड मूवमेंट जो होती है ना बेटा, वो एक मसल की हम कैपेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं ना, जैसे बाइसेप है, मैंने बाइसेप की अगर रेजिस्टेड मूवमेंट चेक चेक करनी है, तो मैंने ऑब्वियसली उस मसल को शॉर्टनिंग की तरफ लेकर जाना है, उसकी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन परफॉर्म करवानी है। जब मैंने ट्राइसेप की करनी है चेक, तो मैंने एल्बो एक्सटेंशन की करवानी है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन। जब मैंने शोल्डर डेल्टॉइड की करनी है, तो मैंने शोल्डर की एबडक्शन करवानी है। इसमें अ, किसी डायरेक्शन की बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें ऑब्वियसली एक मसल की बात होती है कि इस मसल की हमने चेक करनी है, तो इस मसल को शॉर्टनिंग में ले जाते हुए ही हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन ही हम चेक करते, या इसेंट्रिकली हम लोग रेजिस्टेड मूवमेंट नहीं चेक करते। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट नहीं कहना, रेजिस्टेड मूवमेंट कहना है। ओके सर, ओके। सर सर फॉर जी एग्जांपल बेटा। हमने डेल्टॉइड का चेक करना है, तो एब्डक्शन जब हम करवाएंगे शोल्डर की, तो वो तो अगेंस्ट दी ग्रेविटी नहीं होती, मतलब उसमें ग्रेविटी का फैक्टर नहीं आता एब्डक्शन में, जो एनाटॉमिकल पोजीशन से हम अवे लेकर जाते हैं। तो उसके अंदर मतलब हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा के, यानी एबडक्ट करवा के शोल्डर को वहां पर बस होल्ड कर लेना है, यही रेजिस्टेड मूवमेंट हो जाएगी, या उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी भी रखना है? आप देखो ना, अगर आप उसको आर्म बाय द साइड से एलिवेट करवा रहे हो, ये आप कर रहे हो बात हॉरिजॉन्टल एबडक्शन की या एडक्शन, ये अगेन ग्रेविटी असिस्टेड है, ठीक है। जब हम आर्म बाय द साइड से एलिवेट करते हैं शोल्डर को, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है। स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ, स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन की, स्पाइन लाइन पोजीशन की बात नहीं कर रहा, स्टैंडिंग या सिटिंग में कह रहा हूँ, ठीक है। जब आर्म की एलिवेशन हम करवाएंगे, तो एलिवेट करवा के, लेट से 90 डिग्री पर मैं एलिवेट करवा लेता हूँ। 90 डिग्री पर एलिवेट करवाने के बाद अब मैं एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट पेशेंट की बाजू को ना नीचे की तरफ पुश करता हूँ, और मैं पेशेंट को कहता हूँ आपने इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। अगर वो मेरी मैक्सिमम रेजिस्टेंस को होल्ड कर लेगा, तो इट मींस के दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मसल, और प्लस पेनलेस है कि पेनफुल है। समझ आई? यस सर। ओके।
Now move towards the next thing, that is differential diagnosis for a pain in a muscle synergy. हम Sir? कैसे differentiate? जी सर वो रेजिस्टेड मूवमेंट्स के अंदर अगर वेस्कुलर सप्लाईज के अंदर मसला हो, ब्लड सप्लाई वो वेसल के अंदर, तो वो कैसे चेक करेंगे, उसका कैसे पता चलेगा? वो तो बेटा पल्स को चेक करते हैं ना, रेट, पल्स के रेट को चेक करते हैं, रिदम को चेक करते हैं। ठीक है, आपको कोल्डनेस फील होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सही है। रेनॉल्ड्स फिनोमिना आ सकता है। रेनॉल्ड्स फिनोमिना का पता है ना? तो वेस्कुलर इश्यूज तो इस तरीके से चेक किए जाते हैं जहां पर ओके पल्स का इशू आ जाए। ठीक है, ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट अ पेन इन अ मसल साइनर्जी। वो कहते हैं फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सिनेरियो क्या है? टेस्टिंग अ मसल सेकेंडरी फंक्शन इन द सेम जॉइंट। ठीक है, कि मसल का जो सेकेंडरी फंक्शन है ना, ठीक है, उसको चेक किया जाए। अब मसल के सेकेंडरी फंक्शन की क्या बात है सेम जॉइंट में? ठीक है, वो कहता है कि करे, ठीक है, सिर्फ वही परफॉर्म करता हो। ठीक है, सेम जॉइंट के ऊपर, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा मसल है। अब बात मैं करने लगा हूँ, ये देखो, मैं कहता हूँ कि सुपिनेटेड फोरआर्म के साथ सुपिनेटेड फोरआर्म के साथ आपने एल्बो को फ्लेक्स करना है। इसके साथ सुपिनेटेड फोरआर्म के साथ आपने एल्बो को फ्लेक्स करना है। अब ये मैं क्या परफॉर्म करवा रहा हूँ? सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म करवा रहा हूँ, किसका? बाइसेप्स का। अगर मैं ये सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करवाऊंगा बाइसेप का, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये बाइसेप है या ब्रेकियालिस है या क्रेकोब्रेकियालिस है या ब्रेकियोरेडियालिस है। बात की समझ आई है? सर एक दफा बता दो दोबारा। यस सर। देखो बाइसेप का, देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने एल्बो फ्लेक्शन को चेक करना है विद फोरआर्म सुपिनेशन। मैंने एल्बो फ्लेक्शन को चेक करना है विद फोरआर्म सुपिनेशन। अगर मैं इस चीज के तहत चेक करूं, तो मैं एक्चुअली किसको आइसोलेट कर रहा हूँ? बाइसेप्स को आइसोलेट कर रहा हूँ। ना इसमें क्रेकोब्रेकियालिस काम करेगा, ना इसमें ब्रेकियालिस काम करेगा, ना इसमें ब्रेकियोरेडियालिस काम करेगा। इसमें सिर्फ कौन काम करेगा? बाइसेप्स ब्रेकाई काम करेगा। एक्चुअली आई एम आइसोलेटिंग विच मसल? बाइसेप। ठीक है, आई एम परफॉर्मिंग अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ फोरआर्म सुपिनेशन। अगर मैं फोरआर्म सुपिनेशन नहीं करवाऊंगा, जो कि इसका सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है, तो मैं कभी भी बाइसेप को आइसोलेट नहीं कर सकूंगा। ठीक है, बात की समझ आई है? यस सर सर। बेसिकली बाइसेप्स की हम कर रहे हैं। बेसिकली हम बाइसेप भी कर रहे हैं ना, लेकिन बाइसेप के साथ और भी तो एल्बो फ्लेक्सर्स हैं, ब्रेकोब्रेकियालिस भी है, ब्रेकियोरेडियालिस भी है। ठीक है ना? बाकी एल्बो फ्लेक्सर्स भी तो हैं। यस सर। मुझे कैसे पता चलेगा जी ये बाइसेप का इशू है, ब्रेकियालिस का इशू है या ब्रेकियोरेडियालिस का इशू है? मुझे कैसे पता मतलब चलेगा? सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मूवमेंट अगर सुपिनेशन है तो उसमें बाइसेप्स ही वर्क करता है यस सुपिनेशन के ऑब्वियसली दौरान पुत्रो, जब हम फ्लेक्शन करवाते हैं। आप लोगों ने अगर जी। मैनुअल मसल टेस्टिंग बहुत ध्यान से पढ़ी होती, तो आप लोगों को उसी में पता चल जाना था कि व्हाट इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ईच मसल। हमारे मसल के एक प्राइम फंक्शन होता है और एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। मैनुअल मसल टेस्टिंग पढ़ी थी इस जमाने में? यस सर। यस सर। यस सिर्फ सर। पढ़ी थी कि समझी भी थी? सर भूल गई समझी समझना थी। ज्यादा समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था। पढ़ते ना भी, लेकिन समझ जाते कि मैनुअल मसल टेस्टिंग है क्या। मैनुअल मसल टेस्ट बेटा, बात ही ये है कि हम लोग एक्चुअली आइसोलेट करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक्चुअली इशू है कहाँ पे।
देखो ना, मुझे एक पेशेंट आके कहते हैं जी मैं एल्बो को फ्लेक्स करता हूँ मुझे पेन होती है। मैं उसको कैसे कहूंगा कि जी तुम्हारा बाइसेप का मसला है? मैं उसको कैसे कह दूं तुम्हारे ब्रेकियालिस का मसला है? मैं उसको कैसे कह दूं तुम्हारे ब्रेकियोरेडियालिस का मसला है? कैसे कह दूं? या मैं ये कहूं कि तुम्हारे एल्बो फ्लेक्सर्स का मसला है, ये कह दूं? ये कह दूं एल्बो फ्लेक्सर्स का मसला है? नो सर, हमें आइसोलेट करना पड़ेगा तभी हम नो बता सर, सकेंगे सर किस मसल का स्पेसिफिकली इशू है। मसल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। Yes, we have to identify the specific issue in a specific muscle. हम कभी भी बेटा मसल ग्रुप को नहीं ट्रीट करेंगे कि जी आई जाओ तो मसल ग्रुप ਨੂੰ ट्रीट करी जाओ। फिर वही बात हो गई कि सर एक डिप्लोमा होल्डर में और एक डीपीटी वाले इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस है? जी बेटा। सर जिस तरह टू जॉइंट मसल होता है, जिस तरह हैमस्ट्रिंग है, तो उसको आइसोलेट करके फिर किस तरह चेक करेंगे? अब हैमस्ट्रिंग को हमने आइसोलेट करना होता है किससे भला? किससे करेंगे हैमस्ट्रिंग को आइसोलेट? आप लोग बताओ। नहीं सर, हैमस्ट्रिंग तो डिफरेंट ग्रुप से है ना, डिफरेंट ग्रुप से है ना हैमस्ट्रिंग मसल्स के। नहीं, तो हम तो वैसे ही बोलते हैं उसको हैमस्ट्रिंग है। चलो ठीक है, उसको भी मैं बता देता हूँ, लेकिन लेट्स से सबसे पहले हमने हैमस्ट्रिंग को किसी और मसल ग्रुप से आइसोलेट करना है। पहली बात तो ये है, वो कौन सा मसल ग्रुप है जिससे हम उसको आइसोलेट करेंगे? काफ मसल ग्रुप से या ग्लूटियस मैक्सिमस से? ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस से, काफ क्योंकि मसल। हैमस्ट्रिंग, देखो हैमस्ट्रिंग जो है उसका क्या काम है कि वो क्या करवाता है, नी की फ्लेक्शन करवाता है, दैट इज अ प्राइम Yes, sir. फंक्शन। लेकिन और उसका जो उसका सेकेंडरी फंक्शन है सेकेंडरी वो है क्या वो है? हिप हिप की एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। तो हमने उसको आइसोलेट करना है फ्रॉम ग्लूटियस मैक्सिमस, और हमने ग्लूटियस मैक्सिमस को जब आइसोलेट करना है तो हमने उसको आइसोलेट करना है फ्रॉम हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप। ठीक है, यस सर। सही है। अब हम क्या करते हैं, हमने जब हैमस्ट्रिंग को आइसोलेट करना है फ्रॉम ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, तो हमने हिप और नी दोनों के ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई करके देखना है कि क्या हैमस्ट्रिंग जो है वो ये परफॉर्म कर सकता है, या फिर हमने क्या करना है, हिप को लॉक्ड पोजीशन में कर देना है, न्यूट्रल पोजीशन में, और फिर हमने चेक करना है कि क्या नी बेंड हो सकता है या नहीं बेंड हो सकता। आप लोगों ने कभी किसी जिम में देखा हो कि उल्टे लेट के हैंडल आगे लगे होते हैं और वो बेंड कर रहे होते हैं नीज को? कभी देखा है? लड़कों ने देखा होगा शायद जिम के यस अंदर। सर। ठीक है, नहीं मतलब सर, बेंड होके ना उल्टे लेट के प्रॉन पोजीशन में, तो वो नीज को बेंड करे होते हैं। लेकिन उसमें एक इशू क्या होता है, उसमें एक चेंज क्या होती है कि उसमें बेंडिंग आई होती है, वो प्रॉन पोजीशन स्ट्रेट लाइन प्रॉन पोजीशन नहीं होती, दैट इज स्लाइटली बेंड। उसमें हिप जो होते हैं वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होते हैं। अब वो स्लाइटली जो हिप फ्लेक्शन है ना बेटा, वो इसीलिए परफॉर्म की जाती है कि हिप लॉक्ड हो जाए। ठीक है, जब वो हिप लॉक्ड हो जाते हैं तो फिर हमारे हैमस्ट्रिंग आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है, यस और सर। जब मैंने ग्लूटियस ओके मैक्सिमस सर। को आइसोलेट किया फ्रॉम द हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप, तो फिर मैंने नी को बेंड करके फिर मैंने कहना है पेशेंट को कि वो हिप की एक्सटेंशन परफॉर्म करे। सर। जी बेटा। सर सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन ना क्लास है नेक्स्ट, तो फिर आप कैसे इसको करें? बेटा ये समझ लो, नहीं तो फिर बाद में ना वो ये रह जाएगा, सिर्फ एक ये पॉइंट समझ लें। ठीक है ठीक है सर, ना? ठीक। जी सर। अच्छा, अब हमने हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप हमने चेक करना है ग्लूटियस मैक्सिमस को, तो हम कैसे चेक करेंगे कि हम नी को बेंड करवा देंगे 90 डिग्री के ऊपर और फिर हम कहेंगे हिप की एक्सटेंशन करो, रेजिस्टेड, हम उससे वो चेक करेंगे। अब यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि ग्लूटियस मैक्सिमस में क्या इशू है, क्योंकि यहाँ पर हैमस्ट्रिंग काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कहाँ पर शॉर्ट हो गई हुई है, नी की बेंडिंग में शॉर्ट हो गई हुई, उसको फर्दर शॉर्टनिंग की जरूरत नहीं। समझ आ गई बात की? यस सर। नाउ अब हैमस्ट्रिंग, विद इन द हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप हमें कैसे पता चलेगा जी सेमी टेंडिनोसिस है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस है या बाइसेप फेमोरस? ये कैसे पता चलेगा? अब सेमी टेंडिनोसिस जो होता है वो लेटरल साइड के ऊपर होता है,
सेमी मेम्ब्रेनोसिस मीडियल साइड के ऊपर। जब बेटा मैंने नी को बेंड करना है ना, ठीक है, मैं नी को जब बेंड कर रहा हूँ और मैं नी की डेविएशन कर दूं लेटरल साइड के ऊपर, नी की डेविएशन कर दूं लेटरल साइड के ऊपर, या टिबिया की डेविएशन कर दूं लेटरल साइड के ऊपर, तो मेरा मीडियल साइड वाला सेमी मेम्ब्रेनोसिस चेक हो जाएगा। तब मेरा कौन सा चेक हो जाएगा? मीडियल साइड वाला सेमी मेम्ब्रेनोसिस चेक हो जाएगा जब मैं नी की बेंडिंग के साथ टिबिया को क्या कर दूं, लेटरल साइड पर डेविएट कर दूं। ठीक है, और जब मैं नी टिबिया को मीडियल साइड के ऊपर डेविएट कर दूं नी बेंडिंग के साथ, तो मेरा लेटरल साइड का सेमी टेंडोनोसिस आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, ना मेरा बाइसेप फेमोरस काम करेगा, ना मेरा सेमी मेम्ब्रेनोसिस काम करेगा, सिर्फ सेमी टेंडोनोसिस काम करेगा। और जब मैं मिड के ऊपर रखूंगा तो सिर्फ मेरा बाइसेप फेमोरस काम करेगा। समझ आ गई बात की? यस सर। So that is we are going to isolate the muscle. ठीक है, अच्छा अब वो कहते हैं टेस्टिंग अ मसल सेकेंडरी फंक्शन एट एन एडजेसेंट जॉइंट। ठीक है, मसल के सेकेंडरी फंक्शन को एडजेसेंट जॉइंट के ऊपर चेक करना। जैसा कि मैं बाइसेप ब्रेकाई को चेक करा था फोरआर्म सुपिनेशन के साथ, लेकिन मैं चेक क्या कर रहा था, एल्बो फ्लेक्शन चेक कर रहा था। ठीक है, अब अगर मैं एल्बो को फ्लेक्स करके सुपिनेशन को चेक कर लूं, एल्बो को फ्लेक्स करके मैं किसको चेक कर लूं, सुपिनेशन को चेक कर लूं, तो सुपिनेशन मेरी कहां पर हो रही है, रेडियल नर्व जॉइंट के ऊपर। एडजेसेंट जॉइंट है किसका, एल्बो जॉइंट का। एडजेसेंट जॉइंट के ऊपर मुझे क्या मिल रही है, मुझे तब भी वहां पर ये पता चल रहा है कि दैट इज अ बाइसेप, इज इट इन्वॉल्व और नॉट, क्योंकि मैंने एल्बो को फ्लेक्स करके मैं क्या चेक कर रहा हूँ, फोरआर्म की सुपिनेशन को रेजिस्ट करके चेक कर रहा हूँ। बेटा बात की समझ आई है? यस सर। यस सर। ठीक है, so that is all about today's lecture. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मीट करेंगे बच्चों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।